तो इसका मतलब जो लोग समझते हैं कि एक बार एक वायरस का फेज़ आया, उसके बाद वो चला गया, वो जाता नहीं है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। जिन लोगों को पहले से लंग्स की या फेफड़ों की समस्या है, उन्हें अपनी दवा रेगुलरली लेनी है। योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी हाइजीन और लंग्स की शक्ति को बनाए रख पाएंगे। अगर पेशेंट के थ्रोट या लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं तो पेशेंट फीवर के साथ खांसी, सांस की तकलीफ का वर्णन जरूर करेगा। अगर आप भारत के दिल्ली एनसीआर समेत किसी ऐसे प्रदूषण वाले शहर में रहते हैं जहां आपको सांस लेना मुश्किल लगता है, तो आपके लिए किसी शायर ने लिखा है, सांस लेना भी सज़ा लगता है। तो आने वाली सर्दियों में सांस लेना आपको सज़ा ना लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद जोशी, जो कि डायरेक्टर हैं, हेड हैं पल्मोनोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने कहा, सांस लेना भी सज़ा लगता है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जब तक ज़िंदा हैं सांस तो ले ही रहे हैं, क्या करें कि वो सज़ा थोड़ी सी कम हो सके? ये चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी कई बार कहता हूँ कि किसी इंसान को अगर घुटनों में दर्द है या कोई और तकलीफ़ है, कभी फीवर आ गया है, वो मैनेजेबल होता है या टॉलरेट कर सकते हैं। पर सांस से संबंधित कोई भी समस्या अगर है, क्योंकि हम नॉर्मली 1 मिनट में 15 से 20 बार अगर सांस ले रहे हैं, तो वो समस्या या सांस से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो आप 1 मिनट में कई कई बार सहन कर रहे हैं। तो एनसीआर में जब पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, तो सांस जब हवा ही जहर जैसी हो जाती है, तो अब जिन पेशेंट्स को कभी सांस की तकलीफ नहीं थी, उन्हें भी सांस की तकलीफ शुरू होने लगती है। अब इसका जो प्राइमरी उपाय है, जो बहुत मूलभूत उपाय है, वो यही है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, क्योंकि इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सरकारों के करने से या सिर्फ किसानों के करने से, इसमें हर किसी को अपना एक पोर्शन, अपना एक भागीदारी निभानी पड़ेगी। पर बेहतर है कि आप अपने लंग्स की हेल्थ को, अपनी जनरल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करें। और जनरल बॉडी फिटनेस मेंटेन करनी पड़ेगी और लंग्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिन लोगों को पहले से लंग्स की या फेफड़ों की समस्या है, उन्हें अपनी दवा रेगुलरली लेनी है। अगर कोई पेशेंट्स अस्थमेटिक है, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको अपने इनहेलर और रेगुलरली लेने पड़ेंगे। वो अपनी दवा में कोई भी लापरवाही करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। घर के अंदर अपने पर्सनली, स्पेशली बेडरूम के अंदर, अगर आप एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल हजार्ड्स का लोड कुछ कम हो सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है सभी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को, या जिन भी पेशेंट्स को पॉल्यूशन बढ़ने से, सर्दी के मौसम से सांस की तकलीफ़ें होती हैं, वो घर में अगरबत्ती या धुआं किसी भी तरह का ना करें, वरना ये इंडोर पॉल्यूशन को बढ़ाएगा और उससे आपकी तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं। जी, जैसे आपने कहा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि जो लोग परेशान हैं, पहले से फेफड़ों की तकलीफ़ है, उनके घर में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए बाकी लोगों के मुकाबले में? ये आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो रिलीफ ना होने की वजह से अपनी मेडिसिन्स को ओवरडोज यूज़ करने लगते हैं और जो सिंपल प्रिकॉशंस हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अस्थमेटिक पेशेंट्स हो, एलर्जिक पेशेंट्स हो, दमा के पेशेंट्स हो, सीओपीडी के पेशेंट्स हो, आईएलडी के पेशेंट्स हो, उनके घर में किसी भी दीवार पर सीलन नहीं होनी चाहिए। मुख्यतः किसी भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को किसी भी तरह का पेट घर में नहीं रखना चाहिए। वो चाहे डॉग या पपी हो, चाहे कैट हो, चाहे पैरट या किसी तरह के पीजन्स या बर्ड्स हों, किसी भी तरह का ये पेट अगर आप रखते हैं तो एलर्जेंस बढ़ जाते हैं और आपकी सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। तो उनके फर की वजह से प्रॉब्लम होती है? उनके फ़र की वजह से होती है, एनिमल डेंडर्स की वजह से होती है, उनके बाल झड़ते रहते हैं। साथ ही उनके बाहर मूव करने से और घर में आने से उनके साथ भी काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स घर में आ जाते हैं। तो ये समस्याओं को बढ़ाएंगे, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। इसके अलावा घर में धुआं नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं, घर में मच्छरों के लिए अगर आपने कोई अगरबत्ती जलाई है, धूप अगरबत्ती जलाई है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन, अगर आप इंडोर पॉल्यूशन बढ़ रहा है किसी चीज़ को जलाने से, तो वो नहीं करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्या नहीं करनी है, वो जानना बेहद ज़रूरी है, साथ-साथ इसके कि क्या करना है। अब उस पर आते हैं कि करना क्या है। डॉक्टर साहब, एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन। जी। उसे कैसे मेंटेन किया जाता है जिससे वो आपके फेफड़ों को मजबूत करने में मदद करे? देखिए, ये कुदरत का करिश्मा है कि पहली सांस से आखिरी सांस तक सांस चलती है तो जीवन
कायम रहता है और हमें इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही दुखद हो जाता है जब पेशेंट को एक एक सांस के लिए सोचना पड़ता है या सांस खींच के लेनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी सांस को, जो अभी आपके लिए एक बॉदरेशन नहीं है, आगे भी हम उसे बॉदरेशन ना बनने दें या तकलीफ़ ना बनने दें। इसके लिए रेगुलर बेसिस पर, नियमित तौर पर अगर आप व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी हाइजीन और लंग्स की शक्ति को बनाए रख पाएंगे। दूसरा, रेगुलर बेसिस पर वॉक करना, जॉगिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको लंग्स की कोई डिजीज़ नहीं है पर वो ओवरवेट हैं, तो उनको सांस की तकलीफ़ होने लगती है। लंग्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो किसी और बीमारी में भी अफेक्ट होने लगते हैं। जैसे किसी पेशेंट्स को अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट डिजीज़ है तो उसको लंग्स में भी तकलीफ़ होने लगेगी कि उसकी सांस सिर्फ हार्ट की वजह से ही नहीं, लंग्स की तकलीफ़ के साथ भी ज़्यादा फूलने लगेगी। तो ज़्यादा वज़न जो है वो लंग्स पर लोड डाल रहा है। जी हाँ, वज़न बढ़ने की वजह से सांस लेने की प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, सीवियर ओबेसिटी की वजह से, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनके अंदर भी शरीर में एक्स्ट्रा वाटर रुकने की वजह से सांस की तकलीफ़ें बढ़ने लगती है, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट आने लगता है। तो लंग्स किसी भी डिजीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेट को कंट्रोल रखना है, आपको आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। लो बॉडी वेट में भी परेशानियां आती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं। ओवरवेट होने पर डेफिनेटली सांस की तकलीफ़ें आने लगती हैं। आपने जॉगिंग, वॉक करने की सलाह दी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की सलाह दी। बहुत लोग विंटर्स में कंफ्यूज रहते हैं किस समय और किस एनवायरनमेंट में करें, आउटडोर करें, इंडोर करें। तो वो दिन का कौन सा समय होना चाहिए और कौन सी जगह होनी चाहिए जो इन एक्सरसाइजेस के लिए सेफ़ है? स्पेशली दिल्ली एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, और जो विंटर्स में एक हेज़ बना रहता है और स्मॉग चारों तरफ आ जाता है, तो अगर AQI कभी भी आपका 200 के अराउंड है, 150-200 की रेंज में चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। घर में भी आप अपने रूम में एयर प्यूरीफायर यूज़ करें और उसी रूम में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ मेंटेन रह पाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 250-300 के AQI लेवल में बाहर जाकर के एक्टिविटी करेंगे, बिना मास्क के इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स के लिए, और उससे आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बिगड़ सकती है। जी। विंटर्स में ख़ासतौर पर जब अब दिल्ली की सर्दियां भी आने वाली हैं, तो क्या ऐसा है कि दोपहर के वक्त वॉक करना फ़ायदेमंद होगा मरीज़ों के लिए? हाँ, बेहतर है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा टॉलरेबल हो तब करें, क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन को भूल भी जाते हैं तो एक्सट्रीम जो विंटर्स हैं, जो 5 डिग्री, 6 डिग्री, 2 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर्स हैं, उसमें बिना पॉल्यूशन के भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बलगम जम सकता है अंदर, निमोनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अर्ली मॉर्निंग, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग वाली वॉक को अवॉइड करें। बेहतर है आप सनराइज़ के बाद, धूप निकलने के बाद वॉक करें या एक्सरसाइज करें। ओके। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि पानी जो है वो गले को साफ़ करने में मदद करता है, पोल्यूटेंट्स को निकालता है। कितना आप इसको सही मानते हैं, और क्या उसका टेम्परेचर भी मायने रखता है कि किस टेम्परेचर पे आप पानी पी रहे हैं? बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट बेहतर है कि इस विंटर्स में, सर्दियों में स्पेशली, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए। यहाँ तक कि गर्मी में भी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गला ख़राब हो रहा है ठंडे पानी के सेवन से, तो डेफिनेटली वही एलर्जी, वही इन्फेक्शन आपके लंग्स को भी अफेक्ट करेगा। गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी अगर यूज़ करेंगे तो वो बेहतर होगा। गर्म पानी हम बहुत ही एक्सट्रीम रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को, जिनको बार बार गले में बलगम जमता है या जिनके लिए बलगम निकालना, कॉफ़ करना, स्पुटम को निकालना मुश्किल होता है, उन लोगों को हम गर्म पानी के सेवन के लिए सलाह देते हैं। जी। अब वायरसेस पर आते हैं। इस बार मॉनसून बहुत लंबा खिंचा है और अब सर्दियां भी आने वाली हैं। इन दोनों मौसम को वायरस के लिए कंड्यूसिव माना जाता है। तो आपके लिए बतौर डॉक्टर ये चैलेंज कितना बड़ा होता है कि एक पेशेंट बुखार लेकर आया है और अब आपको ये पहचानना है बुखार है कौन सा? कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मानसून की वजह से और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की वजह से वायरल डिजीज़ ज़्यादा आ रही हैं, पर साथ के साथ ये भी देखना है कि इस मानसून की वजह से मलेरिया और डेंगू के केसेस भी बढ़ गए हैं। अब पेशेंट जो बुखार लेकर आया है, वो बुखार
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का है, वायरल निमोनियाज का है या डेंगू और मलेरिया का है, ये पेशेंट के सिम्टोमेटोलॉजी पे ही डिपेंड करेगा। स्पेशली अगर पेशेंट के थ्रोट या लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं तो पेशेंट फीवर के साथ खांसी, सांस की तकलीफ का वर्णन जरूर करेगा। अगर पेशेंट की प्लेटलेट कम है, अगर पेशेंट को चकत्ते पड़ रहे हैं, अगर ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो हो सकता है ये मलेरिया या डेंगू का साइन हो। और इन पेशेंट्स को यूजुअली कॉफ या ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स टिपिकली शुरू में नहीं होते। अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस, वायरल निमोनियाज के पेशेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली स्वाइन फ्लू, H1N1 और H3N2 और इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस के साथ और निमोनियाज के साथ आ रहे हैं। ये पेशेंट्स फीवर इनमें 1 या 2 दिन का ही होता है, बट खांसी और सांस की तकलीफ इनमें परसिस्ट करती है और वही उसी तकलीफ के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में आता है। और जब उनका ऑक्सीजन 92 या 93 की रेंज से नीचे जाने लगता है तो इनको भर्ती की या एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। और आप सोचिए कि पहली बार भारत में H1N1 का जो आउटब्रेक था वो 2009 के आसपास हुआ था। एक बार स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हुआ, दिल्ली में नोडल हॉस्पिटल बनाए गए और तब ये लगा कि अब बस चला गया। कुछ ऐसा ही कोविड के साथ भी है, लोगों को लगा कि अब एक बार एक वेव आई, लॉकडाउन हुआ, अब कोविड चला गया। क्या अभी भी आप पेशेंट्स देखते हैं? उतनी मात्रा में, उतनी तादाद में नहीं है, बट वंस इन ए वाइल 1-2 पेशेंट्स हैं जिनमें वायरल प्रोफाइल जब चेक किया गया तो कोविड के टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं। पर अब ये कोविड डेल्टा वेव या वेव 2 में जो कोविड था उतना सीवियर नहीं है। अब ये एक रूटीन वायरल इन्फेक्शन की तरह ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो लोग समझते हैं कि एक बार एक वायरस का फेज़ आया, उसके बाद वो चला गया, वो जाता नहीं है, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। ये ठीक है कि वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं और साथ ही सोसाइटी में, पब्लिक में जितना वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक पब्लिक इम्यूनिटी डेवलप होती है, लोग उसके अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। हमारे जो मरीज़ हैं डॉक्टर साहब, इस वक्त जो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग बुखार के शिकार हैं, वो जानना चाहते होंगे कि किन सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है और कितने दिन घर पे रह के हम वॉच कर सकते हैं कि हाँ शायद ठीक ही हो जाएंगे बिना दवा के। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बुखार के लिए आप थर्मामीटर यूज़ करके टेम्परेचर नोट करते हैं, नाप लेते हैं, उसी तरह से किसी भी मरीज़ को अगर खांसी और सांस की तकलीफ़ अगर है तो वो डेफिनेटली पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करे। और पल्स ऑक्सीमीटर में अगर आपका सैचुरेशन कभी भी 94 से नीचे है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि अगर आपका सैचुरेशन चलने में 90 से नीचे जा रहा है, 80 से नीचे जा रहा है, सांस अगर आपकी बात करने पे फूल रही है, तो डेफिनेटली आपको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट आप घर पर अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहें, उसको इग्नोर ना करें। इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज़ बॉडी एक की शिकायत कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, और लोगों को लग रहा है कि कहीं हमें फिर से डेंगू चिकनगुनिया तो नहीं हो गया। तो हर तरह के दर्द को, जॉइंट्स पेन को या बॉडी एक को क्या इसी तरह से देखा जा सकता है, या आपकी अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखिए, बॉडी पेन, मैलेस, थकान लगना, जोड़ों में दर्द होना, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। इसको स्पेसिफिकली आप सोच लें कि ये डेंगू हो गया है या चिकनगुनिया ही है, ऐसा नहीं है। रूटीन नॉर्मल फ्लू में भी, वायरल इन्फेक्शंस, रूटीन इन्फेक्शंस में भी बॉडी पेन हो सकता है। तो आप अपने ज्ञान से, अपने हिसाब से ही सिर्फ उसे कैलकुलेट करके या डिसाइड ना कर लें कि ये डायग्नोसिस है। ये काम एक विशेषज्ञ का है, डॉक्टर्स का है, उनको करने दें। आप अपने सिम्टम्स नोट करें और किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। क्या ऐसा है कि इस बार इस तरह के जोड़ों के दर्द के साथ तो हमेशा किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, थकान बनी रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट यही कहे कि हमें 101 बुखार आ रहा है। लो ग्रेड फीवर हो सकता है जिसके साथ मैलेस और बॉडी पेन हमेशा रहेगा। थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल है, कब बुखार में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है और कब वो नॉर्मल दवाओं से ठीक हो जाता है? बहुत सारे लोग केमिस्ट से जाके एंटीबायोटिक खा के सोचते हैं अब बुखार ठीक हो जाएगा। ये उतना रूटीन जवाब या सवाल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपने देश में जब भी किसी को 2 दिन से ज़्यादा बुखार होता है वो तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। अब अगर किसी इंसान को फ्लू है, H1N1 है, इन्फ्लुएंजा वायरस का कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें एंटीबायोटिक का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप अपने आप एंटीबायोटिक ना शुरू करें, चाहे बुखार 2 दिन का है या 2 वीक का है। ये चिकित्सक की सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अपने देश में ड्रग रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है और बैक्टीरिया ढीठ होते चले जा रहे हैं।
उनके लिए बहुत कम एंटीबायोटिक बचती है। तो बेहतर है कि आप अपने आप से कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना ना शुरू करें। इनफैक्ट हमने सुना है कुछ बुखार में एंटीबायोटिक, जैसे डेंगू में एंटीबायोटिक लेने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जी, ये कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं कि बहुत सारी मेडिसिन्स हमारे देश में बैन भी हो जाती हैं, प्रतिबंधित भी हो जाती हैं और फिर भी ओवर द काउंटर मिलती रहती हैं। तो डेंगू में अपने आप एंटीबायोटिक ही नहीं बल्कि पेन किलर भी अपने आप से नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी पेन किलर्स ऐसी हैं जिसमें इब्यूप्रोफेन है, जिसमें इंडोमेथासिन है और इन मेडिसिन्स की वजह से, या डिक्लोफेनेक है, इन मेडिसिन्स की वजह से भी प्लेटलेट कम हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। अब डेंगू में वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट कम होती है। अगर आप इस तरह के पेन किलर्स लेना शुरू कर दें बुखार के लिए, दर्द के लिए, तो हो सकता है आपकी प्लेटलेट और तेज़ी से नीचे चली जाएंगी। तो बेहतर है कि आप किसी भी तरह की ड्रग से खिलवाड़ ना करें। पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग है। अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो आप इसका उपयोग घर पे फीवर के लिए कर सकते हैं और दूसरे पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स से बच के रहें। बिल्कुल। बहुत सारे टेस्ट हैं, एक फ़ीवर प्रोफाइल होता है, फिर अलग अलग तरह के कितने टेस्ट कराने के बाद एक मरीज़ को श्योर शॉट पता चल सकता है कि मुझे कौन सा बुखार है? देखिए, एक टर्म होती है PUO या पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें 3 to 4 वीक्स का फीवर होता है और उसका कॉज नहीं पता लगता। इस तरह के पेशेंट्स में हमें अनगिनत टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार बोन मैरो में से बायोप्सी करनी पड़ती है, कभी पेट स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। बट जब हम वायरल इलनेस की बात करते हैं तो ये अक्यूट फीवर होते हैं, 3-4 दिन की हिस्ट्री होती है। ऐसे पेशेंट्स में डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं या सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, या किसी मलेरिया की तरफ या पैरासिटिक इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि इस समय बारिशों के बाद कई सारे पेशेंट्स में टाइफाइड भी देखा जा रहा है। अब ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर का या 2 वीक के फीवर का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो ये डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि टाइफाइड का टेस्ट करना है या मलेरिया का टेस्ट करना है या डेंगू का टेस्ट करना है या वायरल इलनेस का टेस्ट करना है। ऐसा कोई एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट नहीं होता कि फीवर प्रोफाइल किया और H1N1 या स्वाइन फ्लू पता लग गया। ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। आप अपने आप से एक फीवर प्रोफाइल करेंगे और पता लगा उसमें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड का टेस्ट हो गया पर उसमें स्वाइन फ्लू का टेस्ट नहीं हुआ। सो कभी भी ऐसा कोई एक कंपोजिट टेस्ट नहीं होता कि जिस सारे के सारे इन्फेक्शन उसी में सिंगल टेस्ट में रूल आउट हो गए। कितने टेस्ट ऑन एन एवरेज आजकल आपको कराने पड़ रहे हैं कि बुखार पकड़ में आ जाए? सो प्राइमरीली जो सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, जैसे 90% ऑफ टाइम रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस 90% पेशेंट्स में 4 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। फीवर उनका 2 दिन में 3 दिन में अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट का आप फीवर प्रोफाइल करें या हर पेशेंट का आप स्वाइन फ्लू का टेस्ट करें। हाँ, कुछ पेशेंट्स में जब आपको पता है कि CBC में प्लेटलेट कम हो गई हैं तो आप डेफिनेटली डेंगू या मलेरिया का टेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो सारे टेस्ट सारे पेशेंट्स में रिक्वायर्ड नहीं होते। ये क्लिनिकल एक्यूमन पर डिपेंड करता है और इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को या चिकित्सक को, विशेषज्ञ को दिखाएं। यानी आसान भाषा में, अगर बहुत तेज़ बुखार नहीं है, 3 से 4 दिन आराम करने पर और एक सिंपल पैरासीटामोल लेने पर आप ठीक हो पा रहे हैं, तो इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने सारे टेस्ट की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक ऐसी बीमारी पर आते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, COPD के बारे में बात करते हैं। जी। ये कैसे मैनिफेस्ट होती है, कैसे लोग अपनी इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि समय पर लोग हॉस्पिटल पहुँचें इसके लिए? COPD जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है जो एक बार डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट के शरीर के साथ रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है ट्रीटमेंट के साथ। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड डाटा है उसके हिसाब से 90% पेशेंट्स स्मोकर होते हैं या तंबाकू के उपयोग करने वाले लोग होते हैं। अपने देश में 30% लोग ऐसे हैं जिनको बिना तंबाकू के सेवन के या बिना स्मोकिंग के भी COPD हो जाता है। और पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, पुअर हाइजीन, पुअर एनवायरनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो COPD टॉप 5 नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक है, क्लेमिंग द ह्यूमन लाइफ। और अपने देश में इसका नंबर टॉप 2 है। उसके बावजूद इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट COPD एक क्रिपलिंग डिजीज़ है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है और ये बहुत तकलीफदायक है। कैसे मैनिफेस्ट करती है? जो लोग सुन रहे होंगे, कैसे पहचाने कि हो सकता है उनमें ये बीमारी हो? अगर पेशेंट स्मोकर है, बचपन से अस्थमेटिक है या एलर्जिक है,
या घर में उनके पोल्यूशन है या लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनता है, तो सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी वयस्कों की डिजीज़ है, 40 के बाद मैनिफेस्ट करती है, 40 साल की उम्र के बाद मैनिफेस्ट करती है। कॉफ और ब्रेथलेसनेस, खांसी आना, बलगम आना और सांस फूलना, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं। उम्र के साथ साथ ये बढ़ते चले जाते हैं अगर आप इनका ध्यान ना रखें। सो कॉफ अर्ली सिम्टम है जिसको लोग बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं। हल्का हल्का कॉफ चलता रहता है, लोग खांसी करते रहते हैं और दूसरे साइड में लोग स्मोक करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि जब डिज़ीज़ सीवियर हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब तक उनकी तंबाकू की एडिक्शन भी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो छोड़ भी नहीं पाते उसे, और तब डबल ट्रबल शुरू होती है कि पेशेंट को तंबाकू से तकलीफ़ है और उस बीमारी का इलाज भी करना है और तंबाकू वो छोड़ नहीं पाता। तो किस हद तक ऐसे मरीज़ का इलाज संभव है या उसको किसी तरह से कंट्रोल में कर पाना संभव? देखिए, अच्छी बात क्रॉनिक डिजीज़ में ये होती है कि मरीज को ये बीमारी काफ़ी समय देती है और इसका इफ़ेक्टिव उपचार उपलब्ध है। आप इस डिज़ीज़ को रिवर्ट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एजिंग का कोई रिवर्सल नहीं होता, तो सीओपीडी का भी रिवर्सल नहीं होता, बट इसमें सिम्टम्स को और इसकी प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं। मुख्यतया जो ट्रीटमेंट सीओपीडी के लिए है वो है इनहेल्ड मेडिसिन्स, जो इनहेलर्स हैं, जिसमें आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हैं, और इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो सांस की नलियों को खोल के रखें। तो अगर हम देखें सीओपीडी में एक नॉर्मल इंसान में जो सांस की नलियां हैं उनके अंदर इतनी बड़ी ल्यूमन है, ये सांस के लिए एक रास्ता है जो इतना ओपन रहता है, बट जैसे जैसे पोल्यूशन की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, सांस की नलियों में सूजन आने लगती है, सांस की नलियों में स्पाज्म आने लगता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये ल्यूमन, अगर आप देखें, सांस का रास्ता जो है छोटा होता चला जाता है। ये स्वेलिंग कंट्रोल करनी है, ये इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन कम करना है। तो इसके लिए पेशेंट को जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसके लिए है वो यही है कि आप इनहेल्ड मेडिसिन, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स को रेगुलरली लेते रहें, और साथ में अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन और जनरल हेल्थ को मेंटेन करके रखें। कितने पेशेंट्स ऐसे होते होंगे जो अगर ये सारी मेहनत करें, दवाएं भी लें, तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाए? पूरी तरह से जाना तो शायद संभव नहीं है। देखिए, बीमारी हमेशा रहेगी, बट ये कंट्रोल हो जाते हैं, सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं, वर्किंग कैपेसिटी पेशेंट की ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है, बट दवा रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। उसे अपने आप बंद ना करें, अपने आप डबल ना करें, उसको अब्यूज़ ना करने लगें। जब भी आपके सिम्टम्स दवा लेने के बावजूद भी बढ़ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि ये सिर्फ सीओपीडी की वर्सनिंग ना हो सकता है आपको कोई निमोनिया हो, कोई इन्फेक्शन आ गया हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप विशेषज्ञ से मिलें और एक्सरे करें, बलगम की जांच करें, और तब डिसाइड करें कि हमें इनहेलर्स बढ़ाने हैं या स्टेरॉइड्स बढ़ाने हैं, साथ में टैबलेट्स लेनी है या एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। ये चिकित्सक का काम है, उन्हें करने दें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है चिकित्सक के लिए। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, सीजनल ब्रोंकाइटिस है या फिर ये एस्थमा इसको लेबल किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी कभी कभी, कुछ डॉक्टर्स उसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का पेशेंट बताते हैं, कुछ बताते हैं कि नहीं आप एस्थमेटिक हैं। तो क्या इसमें फ़र्क करना संभव है? इसमें पूरी तरह से फ़र्क करना संभव है। अनफॉर्चुनेटली दमे के साथ या अस्थमा डिजीज़ के साथ में एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, और इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स, अब एक पेशेंट यंग है और 18 साल का है, बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, और आप उनके पेरेंट्स को कहें कि आपके बच्चे को अस्थमा है, एक सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। वो डॉक्टर चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, बट बीमारी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। दूसरा डॉक्टर सेम मेडिसिन देता है, डिजीज़ का नाम ब्रोंकाइटिस लिख देता है। सो इनमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अस्थमा एलर्जिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, और उसमें जब आप पीएफटी टेस्ट करते हैं तो रिवर्सिबिलिटी आती है। ब्लड टेस्ट में आपको ईओसिनोफिलिया मिल सकता है। एलर्जी के कुछ पैरामीटर्स और हैं जो वर्सन मिल सकते हैं। जहाँ तक पोस्ट इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस है या सीजनल ब्रोंकाइटिस है, वो एक डिफरेंट डिजीज़ है, बट अस्थमा के साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इस वजह से लोग उसको लेबल नहीं करते हैं। तो क्या ये है कि अस्थमा आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है समय के साथ चला जाए? ऐसा नहीं है, बट अस्थमा में भी वेरिएबिलिटी होती है। कुछ ऐसे अस्थमेटिक्स भी मेरे पास हैं जिनको दिन में 2 इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ती थी, फिर उनका ऑफिस जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो गया, अब वहाँ उन्हें जिस नई जगह में, नई सिटी में गए हैं वो, वहाँ उनको इनहेलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अस्थमा
एलर्जेंस पे डिपेंड करता है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है और साथ में एलर्जेंस पे डिपेंड करता है। किसी को अगर कांग्रेस ग्रास से एलर्जी है, किसी को डेंडर्स, एनिमल डेंडर्स से एलर्जी है, तो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में उसके सिम्टम्स प्रेसिपिटेट करेंगे। तो उसके लिए एलर्जी पहचानना ज़रूरी है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे दिल्ली में एक जुमला चलता था कि हम दिल्ली छोड़ देंगे तो हमारी ये सांस की तकलीफ भी कम हो जाएगी, क्या ऐसे मान लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अस्थमेटिक पेशेंट को डेफिनेटली अपने एलर्जेंस को पहचानने की ज़रूरत होती है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ स्किन टेस्ट होते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, जिनसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी है और इनको अवॉइड करना है। इसके अलावा मरीज भी नोटिस कर सकता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपोजर पे मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो मरीज को भी अवेयर रहना होता है। अस्थमा में एलर्जेंस आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करने से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अस्थमा के मरीजों को ये लगता है कि एक बार इन्हेलर पर आ गए तो फिर लौटना संभव नहीं है, ये बात कितनी सही है? ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग नोशन है। बहुत सारे पेशेंट्स न सिर्फ अस्थमा के, सीओपीडी के भी या और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी कहते हैं कि इसकी हमें आदत तो नहीं लग जाएगी। इन्हेलर्स की हमें आदत नहीं लगती है, वो शरीर की ज़रूरत होती है। तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट ब्लड प्रेशर ब्रेकफास्ट से पहले डायबिटीज़ की शुगर की मेडिसिन लेता है, फिर लंच से पहले एक मेडिसिन लेता है, फिर डिनर से पहले एक मेडिसिन लेता है शुगर मेंटेन करने के लिए, तो ये उसकी एडिक्शन नहीं है, ये उसके शरीर की ज़रूरत है। इसी तरह से एक अस्थमेटिक को अगर सांस फूल रही है, उसको वीजिंग है, चेस्ट टाइटनेस है, कॉफ हो रहा है, तो इन्हेलर्स लेने हैं, वो उसकी शरीर की ज़रूरत है, वो एडिक्शन नहीं है। ओके, आखिरी में चलते चलते आपसे एक सवाल, जो अभी मौसम आ रहा है, अब ये ऐसे मरीजों को बढ़ाएगा, उनकी परेशानी बढ़ाएगा, आप उनको चलते चलते क्या क्विक टिप्स देना चाहेंगे कि सर्दियां कम मुश्किलों के साथ बीतें, अगर पूरी तरह आराम से नहीं बीत सकती तो? जो एलर्जिक पेशेंट हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, वो अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करें और उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, वो अपने इन्हेलर्स रेगुलर बेसिस पे लें। जो दवा उनको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है वो डेफिनेटली रेगुलरली लेते रहें। जो वैक्सीनेशन आपको एडवाइज्ड है, जो वैक्सीनेशन आपको एडल्ट वैक्सीनेशन जो एडवाइज्ड होता है, वो आप रेगुलरली लेते रहें। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी हाइजीन की हमने बात की, वो मेंटेन करें और जनरल बॉडी हेल्थ या बॉडी फिटनेस को मेंटेन करके चलें। जो बहुत एक्सट्रीम पेशेंट्स हैं, जिनको लंग कैंसर है, जिनको एक्सट्रीम रेस्पिरेटरी फेलियर है, जिनको ऑक्सीजन घर पे यूज़ करनी पड़ती है, अगर वो एनसीआर के पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए इस एक्सट्रीम ठंड से और पॉल्यूशन से बाहर कहीं जा सकते हैं, तो डेफिनेटली चले जाएँ। बट रूटीन में सबको ये दिल्ली एनसीआर छोड़कर भागने की या पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब कोशिश करें कि अपनी तरफ से पॉल्यूशन को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, पॉल्यूशन को हटा सकें, कम कर सकें, अपनी दवा को रेगुलर लिखते रहें। बस यही प्रिकॉशंस आपको रखनी है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अगर होते हैं, सर्दियां बहुत तेज़ होती हैं, तो उससे अपने आप को बचाएं और नॉर्मल कपड़े पहन के रहें, गर्म कपड़े पहन के रहें, ताकि आप ठंड से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल, और सर्दियों में हीरोगिरी करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने भी इस बार कहा है कि जिस तरह से बारिशें रही हैं, सर्दियां ज़्यादा आ सकती हैं, इसलिए ज़्यादा कपड़े पहनने में कोई नुकसान नहीं है। अस्पताल की 2-4 विजिट आप इस तरह से भी बचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।